प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज अ फोर्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें हमने बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी देखे थे और हमने फोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने जनरली सब एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम सुना होगा इन फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन। ये एक फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, ऑथर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। अब ये लॉ ऑफ मोशन देने के पीछे पर्पस क्या था? तो हमने बात करी कि हर बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होता है और उस एक्सटर्नल फोर्स या पुश पुल की वजह से उस बॉडी में मोशन आ जाता है। तो एक बॉडी में या फिर एक ऑब्जेक्ट में क्या मोशन है और उस पर लग रहे फोर्सेस, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन देते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने बात करी थी दैट देयर आर 2 स्टेट्स, एक होती है स्टेट ऑफ मोशन और एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट जिसमें बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में या फिर एक स्टेडी पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में मेंटेन्ड है। मोशन जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, एक स्ट्रेट पाथ, लीनियर पाथ या फिर रोटेशनल पाथ को फॉलो करती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अ बॉडी इन स्टेट ऑफ rest will be in state of rest and a body in state of motion, इसके लिए कंडीशन है constant velocity and straight direction will be in state of motion until any external forces are applied। मतलब जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, तब तक वो बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है जिसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन को या फिर एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, तो वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में रहती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने डिस्क्राइब करा था। इसी में हम लोग एक बात करते हैं इनर्शिया की। व्हाट इज इनर्शिया? तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे ना, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो अपने बॉडी पे लग रहे एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। तो जो इनर्शिया है ये रेजिस्टेंस है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगाती है व्हाइल देयर आर चेंजेस। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट चेंजेस फील करेगी उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस लगाएगा उसी को रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इसमें भी हम 3 टाइप के रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और करते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के मास के। यानी कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई फ्लोर पे बॉल रखी है, एक रखी है नॉर्मल सॉफ्ट बॉल जैसे सॉफ्ट टॉयज वगैरह बच्चों की होती हैं, और एक रखी है वहाँ पे एक आयरन बॉल या फिर आयरन बड़ा स्टोन रखा है। तो आप किक करोगे तो जो सॉफ्ट बॉल है वो जल्दी किक हो जाएगी, बट अगर आप आयरन बॉल को किक करोगे तो वो किक नहीं हो पाएगी। सॉफ्ट बॉल में मास कम था तो उसका इनर्शिया भी यानी कि रेजिस्टेंस भी, यानी कि जो वो रोकने वाला प्रेशर था, जो चीज को चेंजेस को रोक रहा था, वो भी कम अप्लाई हुआ। बट जब आयरन बॉल के केस में मास ज्यादा था, मास मोर था, उस टाइम पे इनर्शिया यानी कि रेजिस्टेंस फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग चेंजेस भी ज्यादा था। इसका मतलब इनर्शिया इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी में हम लोग 3 टाइप की इनर्शिया देखते हैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने कारपेट लिया
उसे हैंग करा एंड व्हेन वी हैमर्ड द कारपेट, तो वो कारपेट क्या होता है, वो फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा, बट जो उस कारपेट के साथ डस्ट पार्टिकल स्टिक्ड थे वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेंगे और रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से वो कारपेट के साथ आगे नहीं जाएंगे बट उसी जगह पे नीचे गिर जाएंगे। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी जब मोशन में है तो वो पसंद करेगी मोशन में ही रहना। सपोज यू आर इन अ कार हाई स्पीड पे चल रही है और कार में एकदम से ब्रेक लगते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको एक फॉरवर्ड पुश या फिर पुल फील होता है। वो फॉरवर्ड पुश क्यों फील होता है, एकदम से धक्का क्यों लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी कार के साथ मोशन में थी बट एकदम से कार रुकी तो आपने उस स्टॉपिंग वाले फोर्स को रेजिस्ट करा और इसी की वजह से आपकी बॉडी में एक पुश या पुल का फीलिंग आई। मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अगेन यू आर ऑन अ पैसेंजर सीट ऑफ अ कार, तो क्या हो रहा था, अभी तक कार ना स्ट्रेट पाथ में चल रही थी बट एकदम से कार को राइट या फिर लेफ्ट साइड डाइवर्ट होना पड़ा या फिर अपने पाथ को डिविएट करना पड़ा। उस केस में क्या होगा, जैसी कार मुड़ेगी आपको एकदम से साइड की तरफ स्लाइड फील होगा। अब वो आप एकदम से स्लाइड क्यों फील करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक स्ट्रेट मोशन में चल रही थी, सडनली उसे राइट वर्ड डिफ्लेट कर दिया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड फील करेगी। तो ये होते हैं 3 टाइप के इनर्शिया। इसी के साथ हम एक और टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम लोग ऊपर वाले में बात कर रहे थे स्ट्रेट पाथ की, कार स्ट्रेट चल रही थी एकदम से रुक गई, कार स्ट्रेट चल रही थी एकदम से पाथ डिविएट कर लिया, रेस्ट में तो कोई मोशन ही नहीं था। बट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, सपोज हमने पहले भी देखा है कि मोशन स्ट्रेट भी हो सकता है और रोटेटिंग भी हो सकता है। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करें एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेटिंग मोशन में है, यानी कि कोई बॉडी एक सेंटर ऑफ एक्सिस के अराउंड मोशन कर रही है, तो इस बॉडी पे जो रेजिस्टेंस फील होगा उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि रेजिस्टेंस फेस्ड बाय अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या फिर अ रोटेटिंग मोशन, अ बॉडी इन अ रोटेटिंग मोशन। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आप लोगों को इनर्शिया समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, मोमेंटम। अब ये क्या होता है, तो मोमेंटम को हम एक तरीके से बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है इसी को मेजर करना इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन और मूवमेंट in any object is called momentum, यानी कि amount of motion in an object, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ये एक काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करते हैं एंड डायरेक्शन भी। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब मास इंटू वेलोसिटी कैसे, किसी बॉडी में कितना मास है और वो किस वेलोसिटी ये स्पीड से मूवमेंट कर रही है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाता है कि उस बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी में ज़्यादा मास है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेलोसिटी से वो चल रही है तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब तो हमें समझ आ गया कि मोमेंटम क्या होता है। तो ये बेसिकली हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के बाद हम लोग समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हमने देखा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन तब तक अपनी स्टेट को मेंटेन करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता।
इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा फोर्स का मेजरमेंट होता क्या है, किसी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है ये हमें कैसे मेजर करना है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन इट, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब कैसे, सपोज कोई, दोबारा हम कारपेट का एग्जांपल लिखते हैं। हमारा एक कारपेट हमने हैंग कर रखा है, हम उस पर हाई एक्सेलरेशन के साथ हैमर मारते हैं, तो वो क्या होगा, जितना एक्सेलरेशन के साथ हम उस हैमर को मारेंगे उतने ही फोर्स के साथ वो जो कारपेट है आगे की तरफ पुश होगा या फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन ज़्यादा देंगे अपने मूवमेंट में तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बट अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी कि मैंने कारपेट पे हैमर तो मारा, अब पता चले वो कारपेट ही इतना हैवी है कि उसके लिए हैमर हल्का पड़ रहा है, तो क्या हो गया, कारपेट का वेट या फिर मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ये स्टेट करता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, बट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसी से हमें क्लियर होता है कि हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम नॉर्मल टर्मोलॉजी में बोल देते हैं न्यूटन। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने फोर्स के मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करी और ये देखा फोर्स किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन से वेरिएबल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोग देखते हैं दैट एवरी action has equal and opposite reaction। इसका क्या मतलब है, बचपन से सुनते आए हैं ये टर्म, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सब लोगों ने सुनी भी होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जो भी एक्शन करोगे, जितनी इंटेंसिटी से आप किसी एक्शन को करोगे उतनी ही इंटेंसिटी से आपको भी बैकवर्ड फोर्स फील होगा। सपोज कोई बॉक्सर है, वो किसी बॉल को बॉक्स करता है या किसी हार्ड सरफेस को पंच करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे वो पंच कर रहा है सिर्फ वही सरफेस इम्पैक्ट फील करता है, नहीं, बॉक्सर के भी हाथ में इम्पैक्ट फील होता है। वो इम्पैक्ट क्यों फील होता है, क्योंकि उसने वॉल पे तो प्रेशर लगाया ही, वॉल पे तो फोर्स लगाया ही, बट उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी बॉक्सर के हैंड पे लगाती है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो जाता है कि हमेशा दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, मतलब साइमल्टेनियस एक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स ने एक्ट नहीं करा, सिर्फ बॉक्सर ने पंचिंग नहीं करी, बट अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वॉल ने भी पंच के बॉक्सर के ऊपर इंप्लाई करा। एक बॉक्सर ने वॉल को तो पंच करा ही, बट वॉल ने भी बॉक्सर को रिवर्सिबल फोर्स या फिर अपोजिट फोर्स फील कराया। ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।